वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो ये है हमारे पास नीट 2019 के पेपर में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर बेस्ड है। इन सभी प्रॉब्लम्स की प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स की अनसॉल्व्ड फाइल की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज़ आप उसे वहां से डाउनलोड कर उन सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देख सकते हैं और भी सभी प्रॉब्लम्स की वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। इसमें हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं, तो इसे आपको ध्यान से सुनना है। व्हाट इज द correct electronic configuration of the central atom in K4FeCN out6 based on the crystal field theory। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो कि हमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में जानकारी देती है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो सेंट्रल एटम है यानी कि Fe, तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला तारते हैं। सो दिस इज द K4FeCN out6। हमें Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोल्व करनी है। तो सबसे पहले अगर यहाँ से हम इन पोटाशियम्स को रिप्लेस करें, उतारेंगे, तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इस पर चार्ज कितना बन जाएगा 4। ठीक है, इस पर चार्ज कितना बनेगा 4 नेगेटिव। ओके, तो अगर हमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट सोल्व करनी है तो मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अज्यूम करूंगा X, और Cn की क्या होती है -1। सो +6 इंटू -1 इज इक्वल्स टू द -4। तो यहां से अगर हम इसे सोल्व करें तो ये बन जाएगी 6 उस तरफ जाकर ऐड होगा +2। तो हमारी Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट आ चुकी है Fe की 2 पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो आयरन होता है, ठीक है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। ये आपको याद रखना है 26। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, आर्गन तक हो जाएंगे यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन्स, बाद में आएगा 4s2 एंड 3d6। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आयरन की। हमें यूज करना है Fe2 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव के केस में क्या होगा, आर्गन जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो आपको ध्यान रखना है, तो सबसे पहले s के इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे। ठीक है, तो d वाले ऐसे ही बच गए 3d6। ठीक है, अब हमें d में रखने हैं 6 और यहां पर जुड़े हैं Cn6, यानी कि ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जब क्रिस्टल फील्ड्स की अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग होती है, ये होते हैं 5 डीजेनरेट d ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है। ये 2 सेट्स में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, सो एक होता है T2G सेट जो कि लोअर एनर्जी का होता है, एक होता है यहां पर EG सेट जिसकी के हायर एनर्जी होती है। ओके, और इन दोनों में जो एनर्जी का गैप होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा O के साथ या डेल्टा नोड के साथ। दिस इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ओके, अब आपको यहां पर क्या देखना है कि हमारा जो Cn जुड़ा है, ठीक है, सो Cn इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड ये आपको याद रखनी होगी। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग वीक की एक पूरी सीरीज होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब उनमें जो एनर्जी का गैप होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो डेल्टा नोड इज लार्ज। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक का गैप बहुत ही ज्यादा हो गया है। मतलब अगर हम यहां पर इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं तो बाद में ऊपर इलेक्ट्रॉन हमारे लिए रखना काफी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस काफी ज्यादा हो गया है। इसीलिए यहां पर जो दूसरी एनर्जी होती है दैट इज द पेयरिंग एनर्जी, एंड पेयरिंग एनर्जी के साथ अगर हम इसे करेंगे एक कंपेयर, तो अब हमें क्या रिलेशन मिलेगा कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन द पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, तो जिसकी वैल्यू लो होती है वही चीज होती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर क्या हो जाएंगे,
पेयर अप हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ क्या देखना है कि अगर है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड तो क्या होगी, यहां पर पेयरिंग होगी। अगर होता वीक फील्ड तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते, क्योंकि फिर क्या होता यहां पर पेयरिंग एनर्जी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी से ज्यादा होती। ठीक है, अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर रखने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं। तो सबसे पहले एक एक रखेंगे अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल। एक एक हो गए तो हमारे यहां पर यूज हो चुके हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब 4th इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता था अगर इसकी वैल्यू लो होती, बट इसकी वैल्यू हाई है, तो इसका मतलब 4th इलेक्ट्रॉन भी यहीं पर आएगा, 5th भी यहीं पर आएगा, 6th भी यहीं पर आएगा। तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहीं पर एंटर हो गए हैं। तो मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बन गई है, T2G में 6 और EG में 0। तो ये हमारा आंसर होगा T2G 6 EG 0, दैट इज B इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सो हमारा B इज द राइट आंसर बन जाएगा। ये तो इसके लिए था। अब मैंने आपको ये बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं पेयर, अब आपने साफ देखा है कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड जुड़ा हो लाइगेंड तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं पेयर अप, तो हमारे बनते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो ये भी चीजें आपको साथ में याद रखनी है। ठीक है, जितना रिवाइज करेंगे उतनी जल्दी आपको याद होगा। सो दिस इज द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, मतलब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना हो। ठीक है, अगर यहां पर होती टेट्राहेड्रल फील्ड, ये तो थी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, अगर यहां पर होता टेट्राहेड्रल, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको। ठीक है, क्योंकि हम जो भी टॉपिक हम इन एमसीक्यूज में डिस्कस करेंगे उसके बारे में डीपली हमें एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल होगा तो क्या होगा, तो ऊपर जाएंगे ये 3 ऑर्बिटल्स, इसको नाम दिया जाता है T2, और नीचे रहेंगे ये दोनों, इसको नाम दिया जाता है E। तो इससे ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल के केस में। और दूसरी बात यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में जो एनर्जी का डिफरेंस रहता है, यहां पर होता है 3/5 ऑफ डेल्टा नॉट। ठीक है, यहां पर 2 ऑर्बिटल है, यहां पर आएगा 3/5 और यहां पर आएगा 2/5। ये ऑपोजिट होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर 2 ऑर्बिटल हैं उस तरफ आएगा 3/5, अगर 3 ऑर्बिटल हैं तो आएगा 2/5। ऐसे ही यहां पर ऑपोजिट हो जाएगा, यहां पर आएगा 2/5, यहां पर आएगा 3/5। ओके, डन। अब जो इसमें एनर्जी गैप होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेल्टा टी, क्योंकि ये कौन सा है, टेट्राहेड्रल है। और बहुत बार एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है कि टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग के लिए और ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के लिए दोनों एनर्जीज में रिलेशन क्या होता है, वो भी आप लोगों को याद रखना है। दैट इज टेट्राहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 4/9 टेट्राहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग एनर्जी। तो प्लीज नोट डाउन करते रहें, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए, तो प्लीज इन्हें नोट डाउन कर लें। और एक बात मैंने आपको और बतानी थी यहां पर कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड है कौन वीक फील्ड है, उसके लिए आपको ये सीरीज याद करनी होगी। दैट इज, तो सबसे आगे आते हैं हैलोजेंस दैट आर वीक फील्ड लाइगेंड्स, जैसे कि I नेगेटिव, Br नेगेटिव। ठीक है, फिर ऐसे ही आ जाता है NO3 नेगेटिव, ये भी वीक फील्ड है। फिर OH नेगेटिव, फिर आता है वाटर। वाटर से पीछे वाले को जनरली हम वीक फील्ड ही मानते हैं। ठीक है, तो ये सभी हैं वीक फील्ड लाइगेंड्स। ओके, वाटर के बाद आता है पिरिडीन एंड अमोनिया, ये दोनों एक जैसे होते हैं। ठीक है, और इनके बाद हमारे पास आ जाता है EN दैट इज द, तो EN क्या होता है, इथाइलिन डाइमाइन या फिर ईथेन 1,2 डाइमाइन। बाद में आता है यहाँ पर CN नेगेटिव, और CN के बाद आता है सबसे स्ट्रॉन्ग है CO, और ये दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, ये दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, यही जनरली पूछे जाते हैं। या फिर H2O पूछा जा सकता है, अमोनिया पूछा जा सकता है, या फिर कोई भी आपको पूछा जाए। ऐसे हमने सिर्फ यहाँ से इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, सभी की एक सीरीज होती है, बट एटलीस्ट आपको इतने याद रखने हैं। ठीक है, मोस्टली यही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जो भी और भी जो भी यहाँ पर हेलोजेंस होंगे वो भी हमारे यहीं पर आएंगे। ठीक है ना, Cl भी यहीं पर आएगा, वो भी वीक फील्ड होगा। तो ये थी हमारी एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, जिसके साथ के आपकी बहुत सारी बातें यहाँ पर हो गई हैं क्लियर। कोई भी ऐसा MCQ आएगा तो वो आपका सोल्व हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन में से आपको बाकी सभी प्रॉब्लम्स के लिंक्स मिल जाएंगे, प्लीज उन्हें अच्छे से देखें और इन सभी टॉपिक्स की प्रैक्टिस करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।